So hey guys, welcome once again to my channel. It's Conceptual. So today we're gonna talk about nephrotic syndrome. Okay, so in previous class I talked about the major differences between the nephrotic and the nephritic syndrome. Okay, so आज मैं बात करने वाला हूँ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो अलग से क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक द पैथोफिजियोलॉजी, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, जो भी है पूरा मैं इधर पे कवर करता चला जाऊँगा. ओके, so let's start. That is, it is a primary glomerular disease characterized by syndrome. मतलब basically it is a group of symptoms. ठीक है, group of symptoms से वो बनाता है syndrome. Okay, so proteinuria, फिर hypoproteinemic edema, hypercholesteremia, hypoalbuminemia एंड hyperlipidemia. ओके, सिंपल सी बात है कि लिपिड के लेवल्स बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ द प्रोटीन्स इन द बॉडी. ओके, उसकी प्रोटीन यूरिया एक्सक्रीट होगा, फिर उसके वजह से क्या होगा कि लो लेवल्स ऑफ प्रोटीन, दैट इज हाइपोअल्बुमिnemia एंड हाइपोप्रोटीनेमिक एडिमा विल ऑल्सो अकर. ओके, टाइप्स बेसिकली कौन कौन से, तो बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ओके, उसमें भी सब क्लास डिवाइडेड है. सो फर्स्ट टाइप इज द इडियोपैथिक, या दैट इज मतलब कोई रीज़न अननोन है. मेजोरिटी इन चाइल्डहुड एंड ऑटो इम्यून फिनोमेना होता है, स्पेशली सिंस इट रिस्पॉन्ड्स वेल टू द immunosuppressive therapy. Okay, so basically this idiopathic nephrotic syndrome is also basically divided into 2 parts. That is minimal chain nephrotic syndrome, that is predominant type in 86% of the cases, and significant chain nephrotic syndrome, that is it is infrequent and mesangial proliferation is seen in 5% cases and focal sclerosis in 10% ऑफ द केसेस. तो सिंपल सी बात है, इडियोपैथिक है वो मिनिमल चेंज एंड सिग्निफिकेंट चेंज, मतलब चेंज देखने को मिल सकते हैं. ओके, इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम में. द सेकंड वन इज द सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ओके, in children almost 10% cases of all the cases and condition may occur due to some form of chronic glomerulonephritis, SLE, that is system lupus erythematosus, malaria, hypertension, drug toxicity like penicillamine, HIV, AIDS and lymphomas. So secondary nephrotic syndrome किसके वजह से होगा? Most often in 10% cases in children ही होता है, and it may due to some reasons such as chronic glomerulonephritis, HIV, AIDS, lymphomas, drug toxicity, etc, etc. Okay, the third one is the congenital nephrotic syndrome. Okay, so what about the congenital nephrotic syndrome? Rare but serious and fetal problem. It is autosomal recessive. Several renal insufficiency and urinary infections along with this condition रिजल्ट इन पुअर प्रोग्नोसिस. मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही पुअर है और ये जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, एंड इट मे बी सीरियस एंड बिकम ऑल्सो फैटल. ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है एंड सेवरल रीनल इनसफिशिएंसी एंड यूरिनरी इन्फेक्शंस भी होंगे. सो इडियोपैथिक में हमने 2 देखा, दैट इज मिनिमल चेंज एंड सिग्निफिकेंट चेंज. एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस में क्या क्या देखने को मिल सकता है, दैट इज मैसेंजियल सेल्स का जो मैसेंजियल सेल्स है जो हमारे नेफ्रॉन में बेसिकली होते हैं, मॉडिफाइड सेल्स, उसका प्रोलिफरेशन हो सकता है एंड फ्लोकल स्क्लेरोसिस भी हो सकता है. सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम ने देखा कि कोई वो मतलब सेकेंडरी, ओके, तो उसके ऊपर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से हो रहा है, फिर SLE या फिर मलेरिया या फिर एंड ड्रग टॉक्सिसिटी या फिर लिम्फोमास या फिर HIV एड्स की वजह से. फिर कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दैट में बी समटाइम्स फैटल एंड इट इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव. ओके, the last one is the infantile nephrotic syndrome, occurs between 4 to 12 months of age. It is a major causes are diffuse mesangial sclerosis, that is DMH, and NPHS2. okay, मतलब ये नेफ्राइटिस एंड डिफ्यूजन मेसेंजियल स्क्लेरोसिस की वजह से होता है. ओके, एंड इट अकर्स इन्फेंटाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 to 12 months ऑफ एज में होगा. ओके, सो इटियोलॉजी पे आते हैं. सो कॉजेज क्या क्या होंगे? प्राइमरी रीनल कॉज होंगे मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, मतलब पास्ट में जो कुछ हो गया होगा तो, एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ओके, सो प्राइमरी रीनल कॉज आर मिनिमल चेंज न्यूरोपैथी, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड इम्यूनो कॉम्प्लेक्स GN. ओके, the systemic cause are infections, toxins such as mercury, bismuth and gold, allergic
सच एज बी स्टिंग, पोलन या फूड एलर्जी. एंड कार्डियोवैस्कुलर में सिकल सेल डिजीज, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. मैलिग्नेंसीज में ल्यूकेमिया दैट इज द ब्लड कैंसर. एंड अदर्स में SLE दैट इज सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस. ओके, तो प्राइमरी एंड सिस्टमिक कॉजेज हमने देख लिए. तो प्राइमरी में तो हमने ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, फिर एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल GN देखा एंड इम्यूनो कॉम्प्लेक्स GN. सिस्टमिक कॉज में इन्फेक्शन, टॉक्सिन सच एज मर्क्यूरी, बिस्मथ, गोल्ड, एलर्जिक रिएक्शन सच एज पोलन एंड बी स्टिंग. कार्डियोवैस्कुलर में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, फिर सिकल सेल डिजीज या फिर रीनल वेन थ्रोम्बोसिस. मैलिग्नेंसीज में ब्लड कैंसर या बोल सकते हैं ल्यूकेमिया. एंड अदर्स में SLE. ओके, अब पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं. ओके, पैथोफिजियोलॉजी इज मेन, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पैथोफिजियोलॉजी है क्या. ओके, so basically coming to the pathophysiology, it is अल्टरेशन इन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में अल्टरनेशन हुआ तो अल्टर्ड प्रोटीन परमेबिलिटी. तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज इन लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन. उसकी वजह से क्या होगा, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा. अब कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है इडीमा होगा एंड वेस्कुलर वॉल्यूम घटेगा. तो वेस्कुलर वॉल्यूम घटेगा तो क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा. एंड रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगी एंड दैट विल इंड्यूस द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन. एंड एल्डोस्टेरॉन की वजह से क्या होगा कि ट्यूबुलर सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, या बोल सकते हैं रिटेंशन होगा. एंड उसकी वजह से क्या होगा, इडीमा होगा. एंड कोलोइडल प्रेशर पहले से कम है, उसकी वजह से भी इडीमा होगा. तो सिंपल सी बात है कि क्यों ये हो रहा है. तो देखो, प्रोटीन यूरिया हो गया, दैट इज़ लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन. फिर वास्कुलर वॉल्यूम की वजह से हाइपोवॉलीमिया हो गया. फिर जो इडीमा वो तो आ ही गया. एंड उस प्रोटीन का लॉस हो रहा है बॉडी में से, तो इट विल लीड टू हाइपोएल्बुमिनिया. तो ऑब्वियस सी बात है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमको सभी दिख गए पैथोफिजियोलॉजी में. ओके, सिंपल सी बात है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का डैमेज होगा, उसकी वजह से जो प्रोटीन की परमेबिलिटी है वो घटेगी. तो उसकी वजह से क्या है कि वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो के लॉस हो जाएगा यूरिन में. उसकी वजह से कोलोइडल प्रेशर कम होगा, उसकी वजह से वास्कुलर वॉल्यूम कम होगा, उसकी वजह से जो रीनल ब्लड फ्लो है वो कम होगा. दैट विल सिक्रीट एल्डोस्टेरॉन. और एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करवाएगा. और उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव सोडियम वाटर रिटेंशन विल लीड टू द fluid going to the interstitial spaces causing the edema. and colloidal osmotic pressure भी मेंटेन नहीं होगा तो फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, बिकॉज कोई प्रेशर ही एग्जर्ट नहीं हो रहा उस पर, तो उसकी वजह से वो बाहर निकल जाएगा एंड दैट विल ऑल्सो कॉज द एडिमा. ओके, क्लिनिकल मैस्टिफिकेशन में चार मेन सिम्टम्स, दैट इज प्रोटीन यूरिया, हाइपोअल्बिनीमिया, हाइपरलिपिडेमिया एंड एडिमा. ओके, डायग्नोसिस में क्या क्या, दैट इज पाल्पिटेशन. यूरिनल एनालिसिस में विल फाइंड हिमेचूरिया एंड प्रोटीन यूरिया. सिंपल, ब्लड एंड प्रोटीन इन द यूरिया. ब्लड टेस्ट में BUN दैट इज ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, उसमें हमको नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिलेंगे बिकॉज एजोटेमिया होगा. ओके, नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ प्रोटीन एक्सक्रीटेड आउट. सीरम क्रिएटिनिन हमको मिलेगा, सीरम प्रोटीन डिक्रीज मिलेगा. एंड लिपिड प्रोफाइल बिकॉज इंक्रीज, दैट इज हाइपर कोलेस्ट्रेमिया की वजह से हमको मिलेगा ब्लड टेस्ट में. ओके, नीडल बायोप्सी ऑफ किडनी वी कैन डू, ECG, एक्सरे, रीनल स्कैन, रीनल अल्ट्रासाउंड. ओके, एंड मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, दैट इज मेडिकल मैनेजमेंट में गोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट इज रिडक्शन ऑफ द प्रोटीन एक्सक्रीशन. सिंपल सी बात है, हमको प्रोटीन बचाना है ताकि सब अपने नॉर्मल फंक्शन में काम आ सके. इफ पॉजिटिव एजेंट्स इज स्ट्रेप्टोकोकल देन ट्रीटेड विद पेनिसिलिन. मतलब एंड अगर कोई माइक्रोब कर रहा है तो वी विल गिव द एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन. प्रेडनिसोलॉन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. अब प्रेडनिसोलॉन क्यों दिया है, प्रेडनिसोलॉन इज dose that is 2 mg per kg daily orally, divided doses for 6 weeks are given. Okay, thereafter 1.5 mg per kg as a single dose on alternate days for 6 weeks, after which treatment is discontinued. पहले तो हम डेली देंगे 2 mg per kg डेली एंड ओरली 6 weeks. ओके, फिर thereafter हम क्या करेंगे 1.5 मिलीग्राम पर kg अल्टरनेट डेज फॉर 6 weeks एंड फिर हम डिसकंटिन्यू करेंगे. ओके, सो protein urea disappears within the first week of therapy and negative dipstick test for 2 consecutive days shows positive response to the treatment. ठीक है, तो जो डिपस्टिक टेस्ट होता है
तो बेसिकली जो डिपस्टिक टेस्ट होता है वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसमें हमको बॉटल पे दे दी जाती है पैथोलॉजिकल यूरिन सैंपल टेस्ट करने के लिए, तो हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा। एंड अगर वो नेगेटिव डिपस्टिक टेस्ट आता है तो वी कैन से दैट द प्रोग्नोसिस इज गोइंग वेरी वेल। फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस आर ट्रीटेड Frequent relapses are treated by alkylating agents such as cyclophosphamide, that is 2 mg per kg daily for 12 weeks, nitrogen mustard, cyclosporin and levasamol. Okay, तो बेसिकली प्रोटीन लेवल बढ़ाने के लिए वी कैन गिव द alkylating such as cyclophosphamide, nitrogen mustard, cyclosporin and levasamol. Diuretic and salt poor albumin may be indicated in presence of severe edema. Okay, and furosemide 1 to 44 mg per kg per day 1 to 4 mg per kg per day in 2 divided doses may be prescribed. Okay, severe edema के केस में। अब डाइटरी मैनेजमेंट क्या करेंगे, दैट इज वेल बैलेंस्ड डाइट रिच इन प्रोटीन, सोडियम इज रिस्ट्रिक्टेड व्हेन मार्क्ड इडीमा इज प्रेजेंट। अगर इडीमा होगा तो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन की वजह से इडीमा हो रहा है तो हम सोडियम को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे डाइट में से। प्रोवाइड हाई प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इफ डिजीज इन एडवांस स्टेज देन अवॉइड प्रोटीन इनटेक बिकॉज इट इज अफेक्टेड टू किडनी। तो सिंपल सी बात है, प्रोटीन अगर ज़्यादा नेफ्रोटिक सिंड्रोम ज़्यादा एडवांस स्टेज में है तो जितना हम प्रोटीन इनटेक करेंगे तो एंड प्रोटीन्स आर हैवी टू क्या बोल सकते हैं एब्जॉर्ब। सो अगर किडनी रीनल फेलियर है तो फिर वी विल ऑल्सो डिक्रीज द प्रोटीन इनटेक इन द एडवांस स्टेजेस। एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन में बी इंडिकेटेड इफ डिक्रीजिंग सॉल्ट इनटेक डज नॉट कंट्रोल इडीमा। तो हम तो सॉल्ट को डिक्रीज कर ही देंगे, बट उससे भी अगर नहीं हो रहा है तो वाटर भी हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अगर इडीमा कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो। ओके, सो बेसिकली मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, दैट आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सिंपल सी बात है, इडियोपैथिक, सेकेंडरी, इन्फेंटाइल एंड द कंजेनाइटल। ओके, उसके थोड़े थोड़े पॉइंट्स याद रखने, मेन तो आपको ये पैथोफिजियोलॉजी याद रखनी है। एंड उसके जो कॉजेज है दैट इज प्राइमरीनल कॉज में दैट इज मिनिमल चेन नेफ्रोपैथी, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, दैट इज फिर आ गया इम्यूनो कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलर जीएन एंड एक्यूज्ड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जीएन। सिस्टमिक में इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, एलर्जीज, कार्डियोवेस्कुलर में सिकल सेल डिजीज, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मैलिग्नेंसीज में ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर एंड अदर्स में एसएलई। पैथोफिजियोलॉजी में सिंपल सी बात है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का डैमेज हुआ, प्रोटीन परमिलिबिलिटी बढ़ी कम हुई तो उसकी वजह से जो प्रोटीन का लॉस है वो बढ़ेगा, उससे वजह से ऑनकोटिक प्रेशर है वो कम होगा, फिर उसकी वजह से वास्कुलर वॉल्यूम है वो कम होगा, उसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो है वो कम होगा, उसकी वजह से इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन टू मेंटेन द नॉर्मल बॉडी फंक्शन, उसकी वजह से सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इडीमा होगा। एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मैंने आपको बता दिया, प्रोटीन यूरिया, हाइपोअल्बुमिनिमिया, हाइपरकोलेस्टेरेमिया, हाइपरलिपिडेमिया एंड इडीमा। ओके, डायग्नोसिस में यूरिन एनालिसिस एंड ब्लड टेस्ट या फिर नीडल बायोप्सी, ईसीजी, एक्सरे, रीनल स्कैन कर सकते हैं हम। एंड मैनेजमेंट में मेडिकल एंड हम डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे। ओके, सो होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा गाइस। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल फॉर माई नोट्स एंड द important histological images for the related to this pathology. Okay, so until then, see you next time and please do like, share and subscribe to my channel because it gives me a bit of motivation every time. So thank you.